हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस में। ठीक है प्यारे बच्चों, जो साइंस में बायोलॉजी है उसको आज हम देखेंगे। जो हमारा चैप्टर है 6 चैप्टर 6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें का एक जो भाग है हमने जो पोषण भाग उसमें का है चैप्टर 6 में का पोषण भाग को हमने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम श्वसन भाग का जो है वीडियो बना रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आइए इसको भी हम जैसे पोषण को समझें, बढ़िया से देखें। ठीक है, आइए उसी तरह इसको भी समझेंगे और बढ़िया से नोट्स की तरह एकदम आप लोगों के लिए नोट्स जैसा एकदम तैयार करके लेकर आया हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम जैव प्रक्रम का एक श्वसन जो भाग है श्वसन, उसे हम देखेंगे आज श्वसन। ठीक है, आइए देखते हैं क्लास 10 का है यह। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम श्वसन। ठीक है, देखिए देखिए श्वसन वह क्रिया जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होता है श्वसन कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ऐसी कोई भी क्रिया हो जिसमें, ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिका में जो कोशिका होती है उसमें कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। जो कोशिका हमारे शरीर में होती है, ठीक प्यारे बच्चों, उसमें जो कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है तो उसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। देखिए उसी को हम दूसरा भी उसका एक परिभाषा है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा हम OR का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी अपक्रियाओं को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो श्वसन है वो जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी अपक्रियाओं, जो जीवित कोशिका में जो अपक्रिया होती है उन्हें हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों जो होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन उपस्थित हो या न उपस्थित हो, ठीक है, तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जब होता है, ठीक है बच्चों, तो उसे हम श्वसन कहते हैं। ये देखते हैं एक और परिभाषा इसका है, इसको हम देख समझेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने, ठीक है बच्चों, यहाँ पर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को राइटिंग हमारी नहीं समझ में आ रही है तो हम बोल रहे हैं, आप साथ में जो नहीं समझ आ रहा होगा उसे लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वायु में, जो वायु हमारी होती है वातावरण में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर निकालते हैं तो उसे हम श्वसन कहते हैं। जो यह ग्रहण करना और निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम आगे। देखिए देखिए श्वसन के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, श्वसन जो होता है वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। जो श्वसन होता है वह वायवीय होता है और अवायवीय भी होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। जो वायवीय श्वसन होता है उसे हम ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं, इसे वायवीय या ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो ऐसा कोई जो श्वसन हो जहाँ ऑक्सीजन उपस्थित हो उसमें जब श्वसन होता है तो उसे हम ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आया? ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अवायवीय श्वसन पर। आइए देखते हैं, इसको हम समीकरण की सहायता से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए C6H12O6 यह एक ग्लूकोज है। ठीक है प्यारे बच्चों, यह देखिए O6 6O2 यह ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, एक ग्लूकोज है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए एंजाइम जो होता है
एंजाइम की आवश्यकता होती है, और जो तापमान इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए जो तापमान लगता है वह 25 से 45 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए छः CO2 बना है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 6 H2O बना है और 38 ATP जो ऊर्जा हमारी हमको प्राप्त हुई है इस। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या 12 है, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 6 है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जो संख्या है 12 है। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। देखिए कार्बन की संख्या 6 है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो संख्या है 6 दूना के 12। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 12 है। ठीक है, और बचा हाइड्रोजन की संख्या देखिए यहाँ पर 12 है। यहाँ पर देखिए 6 दूना के 12, हाइड्रोजन की भी संख्या जो है बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और जो बच्चा था 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो 6 ऑक्सीजन जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन अभी बच गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखते हैं ये ऑक्सीजन जो है 6, यहाँ पर देखिए 6 लगाए अभी, वो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 38 ATP या 673 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब श्वसन की क्रिया होती है तब। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं, इसे हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। यह देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए यह जल है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए आइए देखते हैं हम आगे। देखें, ATP को ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा भी कहते हैं। जो ATP होती है उसे ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा भी कहते हैं। आइए चलते हैं हम आगे। देखिए अवायवीय श्वसन। ठीक है प्यारे बच्चों, अवायवीय श्वसन। देखिए अवायवीय श्वसन को अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 में लिखा गया, अनुपस्थिति में होता है, उसे ही अवायवीय श्वसन या आक्षी श्वसन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए ऐसा जो कोई श्वसन है, ठीक प्यारे बच्चों, जहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया। ये देखते हैं, इसे भी हम समीकरण की सहायता समझेंगे। देखिए यहाँ पर भी कार्बन की, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखिए एल्कोहल बन रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है जो ऑक्सीजन है यहाँ पर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और यहाँ पर देखिए 27 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए आइए बैलेंस हम करते हैं। देखिए कार्बन जो है 6 है, हाइड्रोजन जो है 12 है, और ऑक्सीजन जो है 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 12 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो 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 4 हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, जो कार्बन की संख्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 2 कार्बन की संख्या है, तो 4 2 6, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है 6। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी है 6, तो यहाँ पर भी देखिए 6 कार्बन की वैलेंसी हो गई। ठीक है, यहाँ से देखिए हाइड्रोजन की जो संख्या है 2 पचे 10। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 पचे 10। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो CO2 बना है और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, एल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की कितनी अवस्थाएं होती है? श्वसन की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो श्वसन होता है उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। बाह्य श्वसन, आंतरिक या ऊतक श्वसन। देखिए यहाँ पर कोशिकीय श्वसन। ठीक है प्यारे बच्चों, जो श्वसन है एक है बाह्य श्वसन है, आंतरिक या ऊतक श्वसन है, एक कोशिकीय श्वसन है। ठीक है, आइए देखते हैं हम बाह्य श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों के विनिमय को ही बाह्य श्वसन कहते हैं। मानिए कोई जीव है, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसके जो आसपास के वातावरण है उसका जब गैसों का आदान प्रदान होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक जीव है, मानिए यहाँ पर एक जीव है। ठीक है, यहाँ पर एक जीव है, यहाँ इसके आसपास जो वातावरण है, यहाँ से गैस या ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, CO2 को निकालेगा। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो उसे गैसों का विनिमय को ही हम वायु श्वसन कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? आइए देखते हैं आगे। चलिए हम आगे देखेंगे। चलिए आइए देखेंगे हम अब आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऊतक तथा वायु कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों के विनिमय को आंतरिक या ऊतक श्वसन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऊतक होता है, हमारे शरीर में ऊतक पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो और जो वायु कोशिकीय वातावरण, जो कोशिका के बाहर जो वातावरण होता है, उसके गैसों के जब आदान प्रदान होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम उसे आंतरिक या ऊतक श्वसन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आइए देखेंगे हम कोशिकीय श्वसन। देखिए, यह एक एंजाइम युक्त नियंत्रित चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिससे एटीपी के अणु का निर्माण होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो यह कोशिकीय श्वसन है, यह एक एंजाइम युक्त नियंत्रण चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। ठीक प्यारे बच्चों, एंजाइम युक्त चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, जो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है। ठीक प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण होता है तो उसे वह ऑक्सीकरण होके एटीपी अणु का निर्माण करता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। जब एटीपी अणु का जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीकरण उसका होगा, तो एटीपी अणु का जब निर्माण करेगा तो उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। आइए देखते हैं पादपों में श्वसन। देखिए, पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन जड़ तना पत्तियों तथा बच्चों द्वारा होता है। जो पादपों में श्वसन होता है जड़ तना पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आगे। देखिए, आज देखेंगे हम जड़ों द्वारा श्वसन। पादपों में जड़ों द्वारा श्वसन मूल रोम की सहायता से होता है। ठीक प्यारे बच्चों, जो पादप होते हैं उनमें जो श्वसन होता है जड़ों द्वारा, उनमें एक जड़ों में एक मूल मूल ठीक प्यारे बच्चों, मूल रोम पाया जाता है। उन्हीं की सहायता से जो है जो श्वसन होता है। ठीक प्यारे बच्चों, मानिए ये देखिए, यह एक जड़ है। ठीक है, जड़ होती है, एक जड़ है, यहाँ पर ये धागे नुमा संरचना एक पाई जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसी आप संरचना देखे होंगे आप लोग, इसी को ही हम रोम कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, इसी को ही मूल रोम कहते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से जो है जड़ों द्वारा पादप श्वसन करते हैं। ठीक है, इसी की सहायता से जड़ों द्वारा पादप श्वसन करते हैं। आइए चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखिए, तनों द्वारा, देखिए पादपों में तनों द्वारा श्वसन वातरंध्रों की सहायता से होता है। जो पादप होते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, पादपों में जो श्वसन होता है वातरंध्रों की सहायता से होता है। देखिए, जो तना होती हैं, माने एक यह तना है, ठीक प्यारे बच्चों, जो इसकी एक वलय होती है। ठीक प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे इस पर एक वलय पाई जाती है। इसी वलय में एक छोटी छोटी छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम वातरंध्र कहते हैं। जो वातरंध्रों की सहायता से जो तनों में श्वसन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आया? यही चलते हैं हम आगे। देखिए, पत्तियों द्वारा श्वसन। पादपों में पत्तियों द्वारा श्वसन रंध्रों की सहायता से होता है। जो पत्ती होती है, ठीक प्यारे बच्चों, जो पत्तियां होती हैं, आप लोग देखें सूक्ष्मदर्शी देखना, पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, ये मानिए एक पत्ती है, ठीक है, इसमें छोटी छोटी जो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है, उसी को ही हम जो रंध्र कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम रंध्र कहते हैं। इसी की सहायता से जो है जो पादप होते हैं श्वसन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, अगली हेडिंग पर। आइए देखेंगे हम मूल रोम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, पेड़ पौधों की जड़ों पर महीन महीन, ठीक है, तो महीन महीन रोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे मूल रोम कहते हैं, जो मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है बच्चों, देखिए यह जड़ जो होती है, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनमें महीन महीन एक संरचना पाई जाती है। देखिए यहाँ पर महीन महीन संरचना पाई जाती है, इसे ही हम मूल रोम, इसे ही हम रोम कहते हैं। ठीक है, जो मृदा होती है, मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं हम। वातररंध्र किसे कहते हैं? देखिए, पेड़ पौधों के तनों में
महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं जिसे वातररंध्र कहते हैं। ठीक है, जो एक तना होता है उनके तनों में एक महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं। यह तना है, इसमें एक महीन महीन छिद्र पाई जाती है जो आप हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आइए चलते हैं हम आगे। देखिए रंध्र, पेड़ पौधों की पत्तियों में महीन महीन छिद्र पाए जाते हैं, उसे ही हम रंध्र कहते हैं। जो पत्तियां होती हैं उसमें महीन महीन छिद्र पाई जाती हैं, उसे ही हम रंध्र कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसे ही हम रंध्र कहते हैं। आइए देखते हैं मानव में श्वसन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? हाँ या नहीं? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मानव में श्वसन। मानव में श्वसन श्वसन तंत्र की सहायता से होता है। जो मानव में श्वसन होता है वह श्वसन तंत्र की सहायता से होता है। ठीक है, आइए देखते हैं मानव श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं। मानव श्वसन तंत्र के निम्न अंग हैं। जो मानव श्वसन तंत्र होता है उनमें जो है निम्न अंग होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नासिका या नासामार्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, ग्रसनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए वायुनाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए फेफड़ा। ठीक है, आइए देखते हैं हम इसको चित्र की सहायता से आप लोगों को दिखा देंगे सब चीज। देखिए हमने आपके लिए चित्र भी बना कर लेकर आया है। देखिए ये देखिए, यह कंठ है। ठीक है बच्चों, यह श्वास नली है। देखिए श्वास नली है। यह बाएं फेफड़े का उच्च पिंड है। जो बायां हमारा फेफड़ा है उच्च पिंड है। यह देखिए जो यह एक संरचना होती है, कूपिका होती है। ठीक है, ये देखिए मुख्य बाएं श्वसनी, मुख्य जो बाएं श्वसनी है, यह देखिए बाएं बाएं फेफड़े का निम्न पिंड, उच्च पिंड निम्न पिंड। ठीक प्यारे बच्चों, निचला भाग है निम्न पिंड। ये देखिए दाएं फेफड़े का मध्य पिंड, जो दायां फेफड़ा है यह दायां फेफड़ा का मध्य पिंड है। ठीक प्यारे बच्चों, यह दाएं फेफड़े का निम्न पिंड है। निम्न पिंड दाएं फेफड़े का उच्च पिंड, यह उच्च पिंड निम्न पिंड, उच्च पिंड निम्न पिंड, उच्च पिंड निम्न पिंड। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? देखिए यह मुख्य दाई श्वसनी, दाई श्वसनी है। ठीक प्यारे बच्चों, यह बाई श्वसनी है, यह दाई श्वसनी है। देखिए यह दाई श्वसनी बाई श्वसनी कूपिका। ठीक है, श्वास नली चित्र आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर चित्र बना लीजिएगा। आइए चलते हैं हम बारी बारी से आप लोगों को चित्र की सहायता से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम आगे। आंतरिक शोषण। ठीक है प्यारे बच्चों, आंतरिक शोषण हम किसे कहते हैं? देखिए ऊतक तथा, सॉरी बच्चों यहाँ तक हो गया, ये आप लोगों को हो गया है। चलिए हम आगे चलते हैं। आइए देखते हैं नासिका या नासा मार्ग। ठीक है प्यारे बच्चों, नासिका या नासा मार्ग। ठीक है, श्वसन। ठीक है प्यारे बच्चों, श्वसन अंगों के प्रथम भाग को ही नासिका कहते हैं। जो ठीक है प्यारे बच्चों, जो दो बाह्य नासा छिद्रों द्वारा बाहर खुलती है, जिसके मध्य में नासापट पाया जाता है, जो नासा मार्ग को दो भागों में विभक्त करती है। ठीक प्यारे बच्चों, नासा मार्ग, नासिका या नासा मार्ग। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हम आप लोग बता रहे हैं नासिका कहाँ से होती है। देखिए एक हम बना रहे हैं मुंडी। ठीक है, यहीं पे जो यहीं से हमारी है जो नासा मार्ग निकलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नासा या नासिका या नासा मार्ग यहीं से आती है और हमारे फेफड़ों में, ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे फेफड़ों में यहीं तक। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया नहीं बन पा रहा है। ठीक है, हमने बनाया है आप लोगों के लिए। यहाँ हम बता रहे हैं कि यही जो होती है यहाँ पर नासिका होती है, नासिका। ठीक है प्यारे बच्चों, और नासा मार्ग, नासा मार्ग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया? आइए हम चलते हैं आगे की ओर। देखिए ग्रसनी। ग्रसनी हम किसे कहते हैं? देखिए मुख गुहिका के पश्च भाग को ही ग्रसनी कहते हैं। यह एक कीपनुमा संरचना होती है जो बोलते समय ध्वनि गूंज उत्पन्न करती है।
नासा मार्ग ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी में श्वास नली तथा आहार नाल दोनों खुलते हैं। जो ग्रसनी हमारी होती है उसमें श्वास नली और आहार नाल, ठीक है प्यारे बच्चों, जो हमने पोषण में अच्छी तरीके से बता दिया है। ठीक प्यारे बच्चों, पोषण जो हमारा हमने एक पोषण का वीडियो अपलोड कर दिए हैं अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर देख लें। और उसमें हम ग्रसनी और जो श्वास ग्रसनी है, ठीक प्यारे बच्चों, और आहार नाल को बड़ी अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से समझाया है। ठीक है प्यारे बच्चों, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे की ओर। देखिए वायुनाल, ठीक है प्यारे बच्चों, वायुनाल को निम्न दो भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, देखिए स्वर यंत्र, श्वास नली। ठीक है प्यारे बच्चों, जो स्वर यंत्र होता है और श्वास नली होती है। ठीक है, आइए हम चलते हैं आगे। आइए देखते हैं स्वर यंत्र किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यह यंत्र एक छोटे से बक्से के समान होता है। ठीक है, जो स्वर यंत्र हमारा जो होता है एक छोटे सा बक्सा जो होता है एक बक्से के समान होता है। ठीक है, एक छोटे से बक्से के समान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसकी गुहा में दो मजबूत लचीले स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसके कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, जो इसकी गुहाएं होती है इसमें दो लचीले स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जो कंपन करता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आइए हम चलते हैं आगे अगली हेडिंग पर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आइए देखते हैं हम श्वास नली। श्वास नली किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक नली है, जो कंठ से लेकर ग्रीवा तक फैली होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कंठ हमारा होता है कंठ से लेकर ग्रीवा यानी गर्दन तक फैली होती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो श्वास नली होती है, देखिए श्वास नली है, जो कंठ हमारा है कंठ और ग्रीवा गर्दन जो होती है गर्दन तक फैली होती है। ठीक है, श्वास नली, यहाँ पर देखिए श्वास नली दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, श्वास नली, देखिए फेफड़ा हम देखेंगे। फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग हैं, जो संख्या में दो हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीली अंग हैं। जो फेफड़ा हमारा है वह श्वसन का प्रमुख अंग है। ठीक प्यारे बच्चों, जो दो होते हैं, संख्या में जो दो होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के कोमल तथा लचीले अंग हैं। ठीक है, यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और कोमल भी होता है और लचीलापन होता है। ठीक है, तथा वक्ष गुहा में हृदय को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। जो वक्ष गुहा होता है, हृदय जो होता है हमारा दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। जो हृदय को यह फेफड़े जो दोनों फेफड़े घेरे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम चलते हैं आगे। ये देखते हैं हम फेफड़ों की बाह्य संरचना। देखिए फेफड़ों की बाह्य संरचना बिल्कुल चिकनी व सपाट होती है। ठीक प्यारे बच्चों, जो फेफड़ों की बाहर की संरचना होती है वह बिल्कुल चिकनी और सपाट होती है। अगर हम फेफड़े को देखेंगे बाहर से तो वह एकदम चिकनी होगी। ठीक प्यारे बच्चों, चिकनी और सपाट होगी। देखिए बाहर से आप लोग देखेंगे इसको तो यह देखिए चिकनी और सपाट होगी। ठीक है, यह बाहर से चिकनी एकदम चिकनी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और सपाट होगी, वह सपाट होगी। ठीक है, ये चलते हैं हम फेफड़े की आंतरिक संरचना के अंदर। आंतरिक संरचना कैसी है फेफड़े की, देखेंगे। फेफड़ों की आंतरिक संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसमें अनेक वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जो गैसीय विनिमय से संबंधित रचनाएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम आंतरिक संरचना। देखिए अगर जो फेफड़े को हम काटेंगे, ठीक प्यारे बच्चों, काटेंगे तो जो मधुमक्खी होती हैं उनके छत्ते को आप देखेंगे तो उनमें कूपिका पाई जाती हैं, छोटे छोटे कूपिका पाई जाती है। उसी तरह हमारे जो फेफड़ा है, हमारे फेफड़े में भी कूपिका पाई जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे। मानिए फेफड़ा हमारा जो है, फेफड़े को हम काट देंगे, इस तरह सीधा फेफड़ा है। ठीक है, अब फेफड़े को हम काट कर देखें तो उसमें
जो संरचना होती है उसमें महीन महीन छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो गैसों का विनिमय आदान प्रदान करती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। ठीक है, देखिए फेफड़ों की सामर्थ्य। फेफड़ों की सामर्थ्य को निम्न दो पदों द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो फेफड़े को सामर्थ्य होता है उसमें दो पद निम्न है, उन्हीं के द्वारा हम इनसे समझेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं आगे की ओर। आइए देखते हैं हम फेफड़ों का जो सामर्थ्य होता है वह अनेक पद है उसके। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको हम समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जो पहला पद है प्रवाही आयतन। ठीक प्यारे बच्चों, प्रवाही आयतन देखिए सामान्य शोषण के दौरान एक बार में ली गई या निकाली गई वायु का आयतन ही प्रवाही आयतन कहलाता है। यह लगभग 500 ml होता है। इसे टीवी से प्रदर्शित करते हैं। जो जब हम शोषण लेते हैं, ठीक है बच्चों, जब हम शोषण करते हैं तो एक सामान्य, ठीक है, सामान्य शोषण के दौरान जितनी वायु हम ग्रहण करते हैं आयतन में, ठीक है, उसे हम प्रवाही आयतन कहते हैं, जिसकी जो संख्या जो लगभग 500 ml होती है। इसे हम टीवी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम आगे अगले हेडिंग पर। ठीक है, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो है सामर्थ्य उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। ठीक प्यारे बच्चों, उच्छ्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है, देखिए बलपूर्वक निकाली गई वायु के आयतन को ही उच्छ्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। इसका आयतन लगभग 1000 ml होता है। इसे ER भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब हम बलपूर्वक, ठीक प्यारे बच्चों, जब बलपूर्वक हम वायु को जब हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जब हम बलपूर्वक वायु को अपने शरीर से बाहर निकालेंगे तो उसे हम उच्च श्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। जो इसका जो लगभग 1000 ml तक होता है, इसे हम ERV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलिए हम आगे अगली हेडिंग पर चलते हैं। ठीक है, देखिए अंतःश्वसन आरक्षित आयतन। अंतःश्वसन आरक्षित आयतन हमारी अगली हेडिंग है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक सामान्य अंतःश्वसन के बाद बलपूर्वक, ठीक है बच्चों, एक सामान्य अंतःश्वसन जब हम करते हैं तो बलपूर्वक फेफड़ों द्वारा ली जाने वाली वायु के आयतन को ही अंतःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम नॉर्मल श्वसन करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, उसके अलावा जब हम बलपूर्वक श्वसन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, तो जितनी हम वायु ग्रहण करेंगे उसे ही हम अंतःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। ठीक है, जो लगभग 2500 से 3000 ml तक होता है। इसे हम IRV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम IRV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अवशेषी आयतन। बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष बची वायु के आयतन को ही अवशेषी आयतन कहते हैं। इसे RV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम बलपूर्वक, ठीक प्यारे बच्चों, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात, ठीक है, फेफड़ों में जो शेष वायु जो बच जाती है, हमारे फेफड़ों में जो शेष वायु बच जाती है उसे हम अवशेषी आयतन कहते हैं। इसे हम RV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम अंतःश्वसन क्षमता। ये देखते हैं ज्वारीय आयतन व निःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को ही अंतःश्वसन क्षमता कहते हैं। इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम ज्वारीय श्वसन आयतन व यहाँ निःश्वसन, सॉरी बच्चों, यहाँ पर निःश्वसन नहीं रहेगा, अंतःश्वसन रहेगा। ठीक है, अंतःश्वसन आरक्षित, ठीक है बच्चों, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन के योग को ही अंतःश्वसन क्षमता
कहते हैं, इसे IC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो IC होता है इसे देखिए ज्वारीय आयतन टीवी जो हमारी प्रवाही आयतन थी। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्रवाही आयतन क्या है, देखिए प्रवाही आयतन की संख्या कितनी है, 500 ml है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए जो हमारी अंतः शोषण आरक्षित आयतन की संख्या है 2500 से 3000 ml तक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर देखिए सॉरी बच्चों TV प्लस IRV, IC होगा TV की जो संख्या होती है 500 ml 3000 ml, तो हमारी IC जो होती है IC अंतः शोषण जो क्षमता होती है इसकी जो लगभग होता है, अंतः शोषण क्षमता जो लगभग होता है 3500 ml होता है। ठीक प्यारे बच्चों, 3500 ml होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में आया। आइए चलते हैं हम आगे अगली हेडिंग पर। आइए देखते हैं हम कार्यात्मक अवशेष क्षमता। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं उच्च श्वसन। ठीक प्यारे बच्चों, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन व अवशिष्ट आयतन के योग को ही कार्यात्मक अवशेष क्षमता कहते हैं। इसे FRC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो उच्च श्वसन होता है और आरक्षित आयतन, उच्च श्वसन आरक्षित आयतन व अवशिष्ट आयतन के योग, इन दोनों के योग को हम कार्यात्मक अवशेष क्षमता कहते हैं। इसे हम FRC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, FRC से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ERV जो होता है 1000 होता है और RV जो होता है 1500 होता है, तो FRC जो है 2500 ml हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 2500 ml होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं सजीव क्षमता। ठीक है, अंतः शोषण आरक्षित आयतन, प्रवाही आयतन व उच्च श्वसन आरक्षित आयतन के योग को ही जैव या सजीव क्षमता कहते हैं। इसे VC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सजीव क्षमता बराबर देखिए प्रवाही आयतन प्लस अंतः श्वसन आरक्षित आयतन प्लस उच्च श्वसन आरक्षित आयतन। ठीक है बच्चों, जो VC होता है VC बराबर ITV प्लस IRV प्लस ERV। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए TV का जो वैल्यू है 500 ml है। ठीक है, और IRV का जो वैल्यू है 3000 ml है और ERV का जो वैल्यू है 1000 ml है। तो VC का जो वैल्यू हो जाएगा, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो VC का जो वैल्यू होगा, ठीक है, 4500 ml होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 4500 ml होगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। यहाँ तक आप लोग समझ में आया। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता, जैव क्षमता व अवशिष्ट। ठीक है बच्चों, जैव क्षमता व अवशिष्ट आयतन के, ठीक है, योग को ही फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता कहते हैं। इसे TLC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए TLC जो होता है VC प्लस RV। ये देखते हैं TLC बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 6000 ml हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ों की जो संपूर्ण क्षमता होती है 6000 ml तक वायु को ग्रहण करने की क्षमता होती है। ठीक है बच्चों, संपूर्ण क्षमता 6000 ml तक होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर और अच्छी तरीके से समझेंगे। ये देखते हैं प्यारे बच्चों आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, देखिए कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 का बनना आंतरिक या, ठीक है प्यारे बच्चों, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, जो कोशिका हमारी होती है, ठीक है, उसमें जो ग्लूकोज होता है उसको जब ऑक्सीकरण उसका होगा, हमारी कोशिका के अंदर ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है CO2 का बन, ठीक है प्यारे बच्चों, ऊर्जा मुक्त होती है और CO2 बनता है और बनता आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। जब ऊर्जा मुक्त होगी और CO2 जो बनेगा, इस विधि को ही हम आंतरिक या, ठीक है, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। जो कोशिकीय श्वसन है वह सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगली हेडिंग पर। वायवीय और अवायवीय में
श्वसन में अंतर, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है, आइए देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह देखिए अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर जो श्वसन होगा वायवीय श्वसन में, जब हम श्वसन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, और अवायवीय में जब हम श्वसन करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए देखते हैं दूसरा। देखिए यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है यह हमारी कोशिका के द्रव्य में होता है। जो कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो वायवीय श्वसन होता है उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और जो अवायवीय श्वसन है इससे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए CO2 अधिक मात्रा में निकलता है। जो वायवीय श्वसन है इसमें CO2 अधिक मात्रा में निकलता है, और अवायवीय श्वसन में CO2 की मात्रा कम होती है और कम मात्रा में निकलती है। ठीक है, देखिए इस क्रिया में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर जब हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और इस क्रिया में जो वायवीय श्वसन है उस क्रिया में हम जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेंगे तो 673 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और अवायवीय श्वसन में इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण से 21 कैलोरी, ठीक है प्यारे बच्चों, 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। देखिए जैसे उदाहरण में वायवीय श्वसन जो होता है मानव में होता है, और यह देखिए अवायवीय श्वसन जो होता है इष्ट में होता है और उच्च, ठीक प्यारे बच्चों, होता है। आइए चलते हैं हम आगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, हाँ या नहीं? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है प्यारे बच्चों, और कमेंट अवश्य करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम अंत श्वसन और उच्च श्वसन में अंतर। ठीक है प्यारे बच्चों, उच्च श्वसन में अंतर। आइए देखते हैं अंत श्वसन उच्च श्वसन। ठीक है, देखिए अंत श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपने मूल, ठीक है सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए अंत श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। ठीक है, जो अंत श्वसन होता है, अंत श्वसन जब होता है तो वक्षीय जो गुहा होती है वह फैलती है। ठीक है, और देखिए वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जब उच्च श्वसन होगा तो जो वक्षीय गुहा फैल गई थी वह वापस अपने आकार में आ जाती है, जैसे पुनः अपने आकार में जैसी थी उसी तरह हो जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अंत श्वसन में पसलियों, ठीक है प्यारे बच्चों, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। ठीक है, जो पसलियां होती हैं, पसलियों से संलग्न जो पेशियां होती हैं वह सिकुड़ती हैं। ठीक है, पसलियों की पेशियां शिथिलन हो जाती है। इसमें जब उच्च श्वसन होगा तो जो पसलियां होती हैं, पसलियों की जो पेशियां होती है वह शिथिलन, स्थिर अवस्था, शिथिल हो जाती है। ठीक है, यही देखते हैं हम आगे। देखिए वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। जब अंत श्वसन होगा तो वक्ष हमारा ऊपर और बाहर की ओर गति करेगा। ठीक है, देखिए वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। जब उच्च श्वसन होगा तो वक्ष जो है अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक है, ये देखते हैं गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भरती है। जब अंत श्वसन होगा तो जो हमारा गुहा है उसमें वायु का दाब कम हो जाता है और वायु जो है हमारे फेफड़ों में भरने लगती है। देखिए यहाँ पर उच्च श्वसन में गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। जब उच्च श्वसन होगा तो जो हमारा गुहा है, गुहा में जो वायु का दाब बढ़ जाएगा और वायु
जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से बाहर हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया, यहाँ तक हमारा जो श्वसन आज का पाठ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम जो जैव प्रक्रम है इसको हम कई भागों में तोड़कर आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में करके समझा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को आसानी से एकदम धीरे धीरे ले जाकर हम आसानी से आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवहन। ठीक है, अगली वीडियो में हम जैव प्रक्रम का एक भाग है परिवहन। ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम का जो परिवहन भाग है उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने श्वसन पढ़ा, ठीक है, पोषण पढ़ा, श्वसन और पोषण हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पर देखिए आज जो है हमारा श्वसन खत्म हुआ और हमने जो पोषण एक वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। पोषण जो हमारा चैप्टर था, भाग है, उसे हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और कमेंट करें। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल कर दे ताकि हम कभी भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।